अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। पिछली वीडियो में हमने पीरियड नंबर थर्ड एलिमेंट्स को स्टार्ट लिया हुआ था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो पीरियड थर्ड एलिमेंट्स है उसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में क्या ट्रेंड है। सो लेट्स स्टार्ट। आयनाइजेशन एनर्जी को हम डिफाइन कुछ इस तरह करते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मोल ऑफ गैसियस एटम्स टू प्रोड्यूस मोनो पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर आप कोई भी एटम हो जो गैसियस हो, उसके वैलेंस शेल से जो मोस्ट लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन हो, उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप रिमूव करेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से, इस एटम से वो निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, सोडियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी है 496 किलो जूल पर मोल। बेसिकली दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल, ये सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है। पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 फिर 2s2 2p6, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 6 और 8। फिर थर्ड शेल में इसका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से सबसे दूर है, आप लोग देख रहे हैं, अब इसको निकालना आसान है। तो इस मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, इस मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। लेकिन रिमेंबर, ये 1 मोल के लिए अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन में अगर आपने देखा होगा, मैंने कहा कि लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ गैसियस एटम, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी के साथ किलो जूल पर मोल लिखा गया है। फॉर एग्जांपल, जो सोडियम है उसके लिए 496 किलो जूल पर मोल है। अब यहाँ पर देखिए, जो मैग्नीशियम है उसके लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो है 738 किलो जूल पर मोल। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे रिमूव हो जाए, दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करना चाहते हैं, तो उसको हम कहेंगे सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के मुकाबले में सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डेफिनेटली हाई होगी। क्यों हाई होगी? क्योंकि अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया, अब प्रोटॉन्स की तादाद तो वही है, अब इलेक्ट्रॉन्स एक कम हो गया, जिसकी वजह से न्यूक्लियर जो चार्ज है वो ज़्यादा पड़ेगा इस रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पर। तो न्यूक्लियस अब इन इलेक्ट्रॉन्स को वो ज़्यादा स्ट्रांगली वो हेल्ड करेगा, ज़्यादा स्ट्रांगली इस पर वो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और भी एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अगर तीसरा है तो फिर और भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम के लिए थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी वो 7730 किलो जूल पर मोल है, जो बहुत ही ज़्यादा है। अब आयनाइजेशन एनर्जी पर कुछ फैक्टर्स है जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं। पहला है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज, if the nuclear charge is greater, the electrons are held more tightly by the nucleus and hence greater ionization energy। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा है, तो ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होने की वजह से हम कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल, एक इलेक्ट्रॉन है, वो जो है उसको हम निकालना चाहते हैं। अब अगर इसको स्ट्रांगली हेल्ड किया है, न्यूक्लियर चार्ज इसको जो है वो हेल्ड करेगा, न्यूक्लियर फोर्स जो इस पर पड़ रहा है वो इसको हेल्ड करेगा। अब अगर ज़्यादा इसको वो हेल्ड कर रहा है, ज़्यादा फोर्स इस पर लगा रहा है, तो इसका मतलब है इसको निकालना मुश्किल है, इसके लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो न्यूक्लियर चार्ज भी एक फैक्टर है कि अगर न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ रहा है या कहीं पर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो वहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होगी। दूसरा जो फैक्टर है कि नंबर ऑफ शेल्स भी एक फैक्टर है कि शेल्स अगर ज़्यादा हो तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। डेफिनेटली अगर शेल ज़्यादा है तो मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन है वो दूर है, तो जितना वो दूर होगा, जितने ज़्यादा शेल्स हैं उतना ज़्यादा वो दूर है। तो अगर ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। स्पेशली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट। Greater the magnitude of electron shielding, less will be ionization energy। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट हम कैसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल, इसको यहाँ पर समझते हैं। लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रॉन 3s1, वैलेंस शेल में ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ये 8 इलेक्ट्रॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब न्यूक्लियस क्या कर रहा है? यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ फोर्स लगा रहा है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर भी ये न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है और इस पर भी लगा रहा है, लेकिन
अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हम देखें तो इस पर इन इलेक्ट्रॉन्स की निस्बतन कम फोर्स लग रहा है, या अदर वर्ड्स में हम ये बात भी बोल सकते हैं कि बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से वो स्क्रीन हो चुका है, वो जो है दूर जा चुका है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियर फोर्स से वो स्क्रीन है। इसको हम बोलते हैं ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो यहाँ पर आप देखें कि ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन शील्डिंग लेस विल बी आयनाइजेशन एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन शील्डिंग ज़्यादा होगी तो ये कम फोर्स इस पर लगेगा, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। दूसरा जो फैक्टर है वो है ऑर्बिटल टाइप, एस, पी, डी और एफ। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि एस जो है वो स्फेरिकल है और P जो है वो डम्बल है, D डबल डम्बल है, F इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर S में इलेक्ट्रॉन होगा उसको निकालना ज़्यादा मुश्किल है कंपैरेटिवली टू P, उसका साइज़ बड़ा है, D का और बड़ा है, उससे निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए। तो ऑर्बिटल टाइप पर भी डिपेंड करता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, half filled or completely filled orbitals are stable and required higher energy having high ionization energy। अगर कहीं पर कोई ऑर्बिटल वो हाफ फिल्ड है या completely filled है तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ फिल्ड और completely filled होने की वजह से इसको ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। हाफ फिल्ड और completely filled ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल्स। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि हाफ फिल्ड क्यों वो स्टेबल होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड जो है वो क्यों स्टेबल होते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स में इंशाल्लाह इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ तक आप ये पॉइंट अपने साथ नोट कर लें। अब अगर जनरल ट्रेंड आयनाइजेशन एनर्जी की हम वो देखें तो वो कुछ इस तरह है कि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था कि अगर अक्रॉस द पीरियड हम जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, तो एटॉमिक नंबर 11 फिर 12, 13, 14, 15, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। आप देखिए पहले 11 प्रोटॉन है, सोडियम में 11 है, मैग्नीशियम में 12 है, 13, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है अक्रॉस द पीरियड वो इंक्रीज़ होती है। यहाँ पर आप देखें मोस्टली केसेस में आयनाइजेशन एनर्जी वो इंक्रीज़ है। सोडियम उसकी सबसे कम है, आर्गन की इन सब में सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी है। फॉर एग्जांपल, सोडियम जो है वो लेस देन मैग्नीशियम है, ये तो ठीक है, मैग्नीशियम बाद में आ रहा है, उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम की एल्यूमिनियम से ज़्यादा है। ये एक एक्सेप्शन है कि मैग्नीशियम आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। वाई? दिस इज़ ड्यू टू द स्टेबल कन्फिगुरेशन ऑफ मैग्नीशियम। अभी मैंने आपको बात बताई कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन पर ही ये डिपेंड करता है। अगर मैग्नीशियम की कन्फिगुरेशन को हम देखें वो 3s2 है, एल्यूमिनियम की 3s2 3p1 है, तो ये लेस स्टेबल कन्फिगुरेशन है और ये स्टेबल कन्फिगुरेशन है। ये कम्प्लीटली फेल्ड है, ये पार्शियली फेल्ड है। तो इस वजह से 3p इज़ हाइयर इन एनर्जी सब शेल एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कंपैरेटिवली इजी एज इट इज़ लूजली बाउंड। ये जो 3p है ये हाइयर इन एनर्जी है और दूर है न्यूक्लियस से, और ये अनस्टेबल है। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी चाहिए, जबकि 3s से निकालने के लिए अब एक तो ऑर्बिटल s है, दूसरा जो है वो स्टेबल भी है, कम्प्लीटली फेल्ड है। इस वजह से इससे निकालना जो है वो मुश्किल है। इस वजह से मैग्नीशियम की आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ग्रेटर है, अगरचे एल्यूमिनियम की ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन यहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं। दूसरा, अगर इस टेबल में आप देखें, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन है तो सिलिकॉन की तो ज़्यादा है, फिर फास्फोरस है तो उसकी भी ज़्यादा है, तो ये तो ठीक ट्रेंड जा रहा है। फिर सल्फर की कम हो चुकी है। आप देखें द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर फास्फोरस इज़ ग्रेटर देन सल्फर। अब सल्फर से ये क्यों ज़्यादा है? सल्फर तो ज़्यादा होना चाहिए था, सल्फर तो फिर उसके बाद आता है। अब यहाँ पर भी वही कहानी है कि फास्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल की है 3p3, जबकि सल्फर की हम देखें वो 3p4 है। अब फास्फोरस जो है वो px, py और pz में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा क्योंकि p3 है, और सल्फर जो है इसको अगर आप देखें तो वो px में 2, py और pz में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अब जिस तरह हमने फर्स्ट ईयर में इसको डिस्कस किया हुआ है इन डिटेल कि हाफ फेल्ड ऑर्बिटल वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्शियली फेल्ड,
क्यों होते हैं? क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस और ऑपरेटिव बिटवीन द पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन काजेज अनस्टेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए इनके दरमियान कोई रिपल्जन नहीं है, लेकिन यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होने की वजह से इसमें रिपल्जन होती है। इस रिपल्जन की वजह से ये अनस्टेबिलिटी काज करता है, जिसकी वजह से ये एक्सेप्शन आ जाता है कि फास्फोरस की जो आयनाइजेशन एनर्जी है इट इज़ ग्रेटर देन सल्फर। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच।